धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और आज तो वैसे भी एक बड़ा धमाका हो चुका है लेबनान और सीरिया में। जिस तरीके से पेजर को बम की तरह इस्तेमाल करके इसराइल ने बहुत सारे हिजबुल्लाह के लोगों को मार डाला है, घायल कर डाला है हजारों की तादाद में। उसके बाद से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है और लोग सोचने लगे हैं कि उनके साथ जो पेजर है, जो मोबाइल है, क्या वो चलता फिरता बम है। इस पर भी आज विशेष रूप में चर्चा की जाएगी। लेकिन शुरुआत करेंगे अपनी जो तमाम खबरें उन्हीं के साथ। और उससे पहले स्वागत कर लेते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी का, जिनकी वजह से बुलेटिन में कर पाता हूं, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबर है शेख हसीना के तख्ता पलट से। अब उन बातों पर जो है खुलकर रिपोर्टें छपने लगी हैं कि हर चीज के पीछे अमेरिका है और 2019 से वो ये करने में लगा हुआ था। और हम लोग तो पहले ही दिन से कह रहे हैं कि कोई क्रांति नहीं हुई है, ये तख्ता पलट किया गया अमेरिका के जरिए। क्या रिपोर्ट है, किसने रिपोर्ट जारी की है, क्या आपके पास जानकारी है? रिपोर्ट के पहले मैं ये बता दूं, क्रांति नहीं है तो हम दोनों मानते हैं और अधिकांश अब जनता मानने लगी है, लेकिन जन उभार जरूर था। और बिना यह समझे हुए कि उनके पीछे कौन से लोग हैं और सत्ता किन के हाथ में जाएगी, वैसे ही जैसे भारत में 2013-14 में हुआ था। यह है द गार्जियन, संडे गार्जियन, उसका रिपोर्ट आया है। इनके हाथ में बहुत सारे दस्तावेज आए हैं जो कहते हैं IRI, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, और ये CIA के मदद से और बड़े बड़े कंपनियों के मदद से, NGO के मदद से करोड़ों नहीं अरबों खरबों डॉलर ये इस्तेमाल करती है पूरे विश्व भर में। और इनका मोटो दिखाने के लिए है कि यह प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। वहां के जो प्रजातांत्रिक पार्टियां होती हैं उनको मदद करते हैं, प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं उनको मदद करते हैं। और इनको जो डॉक्यूमेंट मिला उसमें यह भी है कि बांग्लादेश में जब इन्होंने अपना नजरिया डाला, हेती में करने के बाद से, मंगोलिया के बाद से और अन्य जगहों के बाद से, इनको अब साउथ एशिया, मैंने कहीं ना कहीं चर्चा की है कि अमेरिका अब यूक्रेन युद्ध के बाद और मिडिल ईस्ट के बाद अब साउथ एशिया में अपनी नजर दौड़ा रहा है और भारत से स्वतंत्र। और गार्जियन के हिसाब से ये IRI है, वह भी देख रहा था कि कहीं से भी इसकी भनक भारत सरकार को नहीं मिलनी चाहिए और ना ही भारत सरकार की तरफ से कहीं से इंटरवेंशन होना चाहिए। चीन को तो खैर अलग रखना ही रखना था। और वहां से कोशिश करके अंततः अब ये लोग सफल हुए, पैसे के माध्यम से, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, मिलिट्री में अपनी घुसपैठ बना के, जैसे इन्होंने पाकिस्तान में किया। यदि मिलिट्री शेख हसीना के साथ होती, उनके चीफ जिसको इन्होंने बनाया था वो शेख हसीना का साथ देते हैं, तो ये आंदोलन सफल नहीं होता। ये वहां के अभी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जो इनके लोग हैं बने रहते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तो चीजें और भी निखर निखर के आएंगी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं अन्य खबरों के। पहला जो अपडेट है वो है भारत की राजधानी से। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में 3 लाख लोगों के पास छत नहीं है अपनी। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने लाया। 2-3 दिन पहले ये खबर आया है। ये लोग हैं शहरी अधिकारी मंच, NGO हो या जो भी हो, लोग काम करते हैं और पिछले 10-12 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं दिल्ली में। ये आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो दिया है कि 2001 में यह करीब 25,000 बेघर लोग थे, उसके 10 साल बाद 46,000 हो गए, दुगुना से थोड़ा कम तकरीबन हो गए। और इस बीच में इन्होंने जहां तहां भी किया, सड़कों पे, गांव में, झुग्गी झोपड़ियों में, रेलवे और पार्क के खाली जगहों में, और वहां उन्होंने पाया करीब 1.5 लाख से 1,60,000 तक अभी क्या गए। इनका कहना है कि आधी दिल्ली की भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। एक सरसरी निगाह से दिखा, यानी दुगुना से ज्यादा, यानी 3 से 3.5 या 4 लोग बिना घर के हैं। और जो रात्रि विश्राम गृह जो दिल्ली सरकार के द्वारा है, अभी आम आदमी पार्टी, पहले कांग्रेस भाजपा जो भी था वो होता था, उसको भी ये लोग उसमें शामिल कर रहे हैं। और यह दिखाता है कि यह प्रवृत्ति है कि पूंजीवाद में एक तरफ जहां GDP बढ़ता है, पूरे देश की संपदा बढ़ती है, वहीं पर गरीबी बढ़ता है, होमलेसनेस यानी बिना घर के लोगों की संख्या बढ़ती है,
शिक्षा के नाम पर मजाक होता है, स्वास्थ्य के नाम पर एक ढकोसला होता है, क्योंकि ये जितने भी नए उत्पादन हो रहे हैं और साधन बन रहे हैं, संपत्ति हो रही है, वह चंद मुट्ठी भर कुछ 100 लोगों के पास जाता है। और ये बड़ा अच्छा है, इसके चीज को यदि लिंक को ये लोग ढूंढे तो इन्हें मिल जाएगा और इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो सबका विकास, सबका साथ और पूरे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, 5 ट्रिलियन होगा, वह एक निर्मम निर्दयी मजाक है आम जनता और गरीबों के लिए। जी, क्या इसके लिए आपको अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? बिजली हाफ, पानी माफ, शिक्षा शानदार, अस्पताल बढ़िया, हर आदमी दिल्ली की तरफ नहीं कूच कर रहा होगा इन तमाम चीजों से? इन तमाम चीजों से कूच करने के बावजूद भी जितना भी करे, वैसे ही मायावती ने किया था उत्तर प्रदेश में, और कुछ कुछ ऐसी तरह की पार्टियां आती है, शुरुआती दौर में देती हैं। पंजाब में भी इन्होंने लिया है और इसी के तहत इन्होंने हरियाणा में भी, इनको उम्मीद है कि दिल्ली पंजाब के बाद से हरियाणा पे फतह कर लेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यह इनकी बूते की चीज नहीं। यहाँ तक कि एक छोटा सा इनका प्रोग्राम है जो पहले से चला आ रहा है कि वृद्धों की जो 60 साल या 65 साल से है और भी कोई कमाई का जरिया नहीं है, उन्हें वह कुछ न कुछ रूप में पेंशन देंगे। वह भी सब लोगों को नहीं मिल रहा है, हमारे साथियों ने उसमें काम किया है, वह नहीं दे पा रहे। और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो कि ठेके पे काम कर रहे हैं, उन्होंने हड़ताल किया, जैसे मेट्रो के कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ में पूरा केस कर दिया गया, उनको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया गया। यह सरकार जो है, आम आदमी पार्टी, वही काम कर रही है, थोड़े ज्यादा उसके साथ, मतलब मानवीय चेहराओं के साथ, जो पहले कांग्रेस, अब भाजपा और बाकी लोग कर रहे हैं, पूंजीवाद का समर्थन पूर्ण रूप से करते हुए, उसकी प्रक्रिया को समर्थन देते हुए। जी, आपने आतिशी के सीएम बनने पर एक वीडियो बनाया है, हमने अपने कम्युनिटी चैनल पर उसको शेयर भी किया, हम कहेंगे अपने व्यूअर से उसको देखें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि एक मास्टर स्ट्रोक चला है केजरीवाल ने, महिलाएं बड़ी खुश हो जाएंगी एक महिला मुख्यमंत्री बनने से? मास्टर स्ट्रोक तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए है कि 2013-14 में जिस क्रांति की इन्होंने बात की थी, जो ढह सा गया, हिंदू मुसलमान पर ऊपरी तौर पर बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, कहीं से भी इन लोगों ने साथ नहीं दिया। आम आदमी पार्टी का समर्थक कार्यकर्ता तक भी नहीं गया जब यहाँ पे उस तरह का एक तरह से राइट हुआ था जिसमें अधिकांशतः मुस्लिम मारे गए थे। उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में डाला गया, जो अभी 3-4 साल से अभी भी पड़े हुए। इन लोगों ने कुछ भी उसकी टोह नहीं ली। जहां तक राम मंदिर बनने की बात है, उसका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसका विरोध करने के बाद तो नहीं किया। यहां तक किया कि जो बूढ़े लोग वहां जाएंगे दिल्ली से, उनके आने जाने का फ्री ये वो करेंगे, यानी मरने के बाद भी जो होगा उसकी कर रहे हैं। यानी पूरी की पूरी तरह से वही धार्मिक राजनीति कर रहे हैं जो दूसरे, पहले कांग्रेस कुछ हद तक करती थी, भाजपा ने खुलेआम रूप से किया। अब आकर इस मास्टर स्ट्रोक जो कर रहे हैं, फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जनता के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ कुछ न कुछ आरोप लगे हैं, जिसके कारण मैं जेल में गया, बड़ी मुश्किल से हमें वो मिला, बेल मिला। और हाँ, इन्होंने एक काम किया कि बाकी चीफ मिनिस्टर से, झारखंड या डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहीं पकड़े गए हैं, जेल में गए हैं, तो उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। यानी कुछ अलग तरीके की राजनीति की। और इसके साथ साथ इन्होंने निकलते ही कहा कि मैं छोड़ दूंगा। आतिशी को बनाया, सबसे अधिक समर्थक वही है इनके वैसे पिताजी और माताजी जो है दोनों जबरदस्त मार्क्सवादी लेनिनवादी है, लेकिन ये वैसा नहीं है। इनका पूरा नाम आतिशी मार्लिना था। मार मतलब मार्क्स से हुआ, लेना मतलब LE लेनिन से हुआ, लेकिन इन्होंने नाम ही हटा दिया आम आदमी पार्टी के आने में। यानी सोशल डेमोक्रेसी, पूंजीवाद की रक्षा करने के लिए आम आदमी पार्टी के चरित्र से पूरी तरह अपने आप को उसमें संवेदित कर लिया। शब्द मुझे नहीं ढंग का मिल रहा है, लेकिन चलिए, मतलब ये है। तो इस हिसाब से मास्टर स्ट्रोक का हरियाणा में हर जगह इनके पार्टी ने, जो कांग्रेस से नहीं समझौता हो सका 10-11 सीटों के लिए, हर जगह अपनी खड़ा कर दिया। यहां तक कि फोगाट जो पहलवान है, उनके खिलाफ भी खड़ा कर दिया बिना मरौवत के। और इस कोशिश में है कि इस मास्टर स्ट्रोक से हरियाणा में जाके नाटक होगा, शायद हम जीत भी जाए, काफी हो सकता है इनके MLA जीत भी जाए। जी, जीते ना कम से कम, लेकिन वोट कटवा तो बन के बीजेपी को फायदा पहुंचा ही सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है मुख्यमंत्री को लेके। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाकर पछताए, और हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी बगावत कर गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि आतिशी एक बार सीएम बनने का मजा ले लें और बैंड बजा दें केजरीवाल की? मुझे ऐसा नहीं लगता। आतिशी से मैं मिला जरूर हूँ 1-2 बार, इनके पिताजी वगैरह से तो बहुत बार मिला हूँ, क्योंकि आंदोलन में हम दोनों साथ हैं। मतलब वो अलग पार्टी, हमारा अलग है, कभी हम बिल्कुल साथ हुए थे।
लेकिन वे वैसी नहीं लगती है। आई मीन कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने भाषण में यहाँ भी कहा कि यह ताली बजाने का नहीं है, ना ही मुझे माला पहनाइए, बधाई दीजिए, क्योंकि यह दुख का घड़ी है और बड़ी चैलेंजिंग घड़ी है। यानी पूरा का पूरा आवरण है। मान लीजिए कर भी देती तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन पूरा का पूरा भी आवरण है कि 2013-14 का जो जन आंदोलन जो उभरा था, मास्टर स्ट्रोक वही है कि उस भावनाओं को, उस आंदोलन को फिर से लाना चाहते हैं और इस चुनाव में लाना चाहते हैं। और ये सब मिलके चुनाव को दिखाना चाहते हैं कि चुनाव बड़ा ही स्वतंत्र और निष्पक्ष बढ़िया है, हम जीत के आ सकते हैं और आएंगे तो हम काया पलट कर देंगे, एक नई राजनीति लाएंगे, जो कि वास्तव में है नहीं। जी चलिए देखते हैं कि जीतन राम मांझी और चंपाई सोरेन के मुकाबले जो एक तरीके से कठपुतली सीएम बनाई गई हैं, आतिशी मरलेना अपने नाम से मरलेना हटा चुकी हैं, वो क्या गुल खिला पाती हैं या केजरीवाल को कितना फायदा पहुंचा पाती हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अफगानिस्तानी जो राजदूत है उस पर आरोप लग रहा है कि उसने पाकिस्तान के नेशनल एंथम का, राष्ट्रीय गान का अपमान कर डाला है। पूरा बवाल चल रहा है वहां पे, हुआ क्या सर? ये वही पख्तूनख्वा जो इनका जगह है, वहीं पे ये कार्यक्रम चल रहा था और इन्हें भी बुलाया गया था, वहाँ के कंसुलेट या जो लोग थे। और राष्ट्रगान जब हो रहा था तो अक्सर हाँ जो भी मतलब केवल होस्ट ही नहीं, जो गेस्ट होते वो भी खड़े होते हैं, या झंडोत्तोलन होता है तो सभी खड़े होते हैं, सावधान हो या विश्राम हो, जैसे भी हो। ये लोग चुपचाप बैठे थे, ये उठे नहीं, काफी आगे पंक्ति में थे। तो उस हिसाब से कहें तो आई मीन इन्हें पता नहीं होगा, ये मैं नहीं मानता, जरूर पता होगा, यह जानबूझ से किया गया है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान में कहीं ना कहीं टशन चल रहा है। पाकिस्तान ने कई अफगानियों को भी मार रखा है अंदर में जाके, इधर से इन लोगों के भी जो समर्थित जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने भी पाकिस्तानियों को और चीनी को मारा है। लेकिन ऐसा करने से मतलब कुछ दिखाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, मूर्खतावश कर दी, ये बड़ा मतलब कहना मुश्किल है, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरी समझ से। जी मुझे लगता है वो उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम है। पठान है ना, वो कहते हैं ना कि एक बार एक पठान चोर था तो लोग बड़े परेशान थे, वो बोल के चोरी किया करता था लोगों के घरों में। किसी ने कहा कि ऐसा है भाई, उसको पकड़ के कोई लाएगा तो हम इनाम देंगे। एक पठान को ही काम पे लगा दिया, उस पठान ने जाके उसको पकड़ लिया और उसके पैर बांध दिए सर, और पैर बांधने के बाद आके लोगों को बताया कि मैंने उसको पकड़ लिया, कि कहाँ है, कि फला जगह है। तो क्या करा, उनके पैर बांध दिए, कि हाथ नहीं बांधे। अरे वो तो भाग जाएगा रस्सी खोल के। कह रहा जब ये अकल मुझे नहीं आई तो उसको कैसे आएगी। ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ सरदारों पे चुटकुले बनते हैं, सिखों पर चुटकुले बनते हैं, पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पठानों पे चुटकुले बनते हैं। खैर अगली खबर का रुख करते हैं, ये भी पाकिस्तान से है। रूस के डिप्टी पीएम 2 दिन के लिए क्यों पहुंच गए पाकिस्तान? पाकिस्तान पहुंचे हैं या उधर ईरान भी पहुंचे हैं, उसके पहले नॉर्थ कोरिया में भी थे। और ये शोइगु जो पहले के यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे, अभी वहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल के हेड है। यानी जब उन्हें हटाया गया था तो ऐसा लगा था कि पुतिन उनसे खुश नहीं है, लेकिन उनको बहुत महत्वपूर्ण टास्क दिया है दूसरे तरीके का, जो इसमें कर रहे हैं। और अभी के हाल फिलहाल समयों में जो शॉर्ट रेंज मिसाइल या मीडियम रेंज मिसाइल ये नॉर्थ कोरिया से, और जैसा अंदाजा है कि ईरान से भी आ रहा है, उसी के बारे में बातचीत करने गए हैं। और अभी के मसले में जो अभी हम जिस पे चर्चा करेंगे, जो लेबनान में हुआ है और वहाँ पे हिजबुल्लाह के खिलाफ जो एक्सप्लोड किया गया है पेजर्स में, तो इस सब को मिलाकर और आगे आने वाले समय में रूस, ऐसा लग रहा है, साथ साथ आप ध्यान दें कि लड़ाइयाँ तो बड़ी जबरदस्त चल रही, इसमें संदेह नहीं है। एक तरफ जहां अमेरिका, वहां के नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने मतलब एक बकवास की है कि नहीं लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दो रशिया को। वह पुतिन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह एटम बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ वहीं पर पुतिन और ये लोग विचार कर रहे हैं कि हम एटम बॉम्ब का इस्तेमाल क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, कोई नया कानून बनाए, कोई नया संविधान में परिवर्तन करे। इस सब को मिला के जो भी इनके खास खास मित्र हैं, खासकर नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, ईरान, इन सब से बात करके कुछ न कुछ जायजा लेके इनकी कोशिश है कि अपनी हम जो स्ट्रेटेजी है उसको इवॉल्व करें, एक तरीका दें जिससे कि हम जो इनका एम है, जो बताते हैं कम से कम, कि केवल अमेरिका द्वारा जो दादागिरी है उसको तोड़ के मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाए और अमेरिका को यूक्रेन से बाहर खदेड़े। जी एक वजह ये भी तो हो सकती है ना सर कि पाकिस्तान परमाणु मिसाइल बनाना चाहता है, अमेरिका इस बात की इजाजत दे नहीं रहा है, रूस का दौरा हो रहा है, शायद रूस से कोई मदद मिल जाए। यह भी हो सकता है। पहले की खबर में यह था कि पाकिस्तान से अस्त्र शस्त्र अमेरिका खरीद के लेके गया है, और इस अस्त्र शस्त्र का मतलब वो जो भी होगा बैकवर्ड ही होगा, अमेरिका के किसी काम नहीं आएगा। और बाद में पता चला कि यूक्रेन पहुंच गया।
तो इस मसले पे भी बात करने गए कि भैया तुम हमसे तेल ले रहे हो, हमारे पुराने मित्र रहे हो, चीन के साथ रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, ये सब की एक टोह लेने की, ये सब जैसे अजित दोवाल जाते हैं, वह कोई पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ के जी जो समर्थक है आरएसएस वगैरह कहते हैं कि भैया वो जेम्स बॉन्ड है, ये सब कोई बात नहीं है। यह दूत के रूप में जाते हैं, अपना कुछ खास मैसेज लेके जाते हैं, मैसेज लेके वापस आते हैं जो ये लोग फोन से नहीं करना चाहते हैं। और व्यक्तिगत रूप से आमने सामने से बात करने का उसका असर कुछ और भी होता है, जिसमें धमकियां भी भरी हो सकती हैं। कई बार ये लोग करते हैं, रूसी राजनयिक खासकर यूएसएसआर के दौरान में इन लोगों ने इस तरह की मतलब बातें की थी एकदम कठोर भाषा में, भैया ये है तो है, नहीं तो नहीं है, बताओ क्या करेंगे। और इस मसले पर जरूर इनकी बातें हुई होगी। तो ये पूरा उस आने वाले रूसी जो फॉरेन पॉलिसी है मिलिट्री के अलावा, और पूरा जियोपॉलिटिक्स जो है, केवल रूस यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, खासकर साउथ एशिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में जो हो रहा है, और चीन भी बड़ी ध्यान से इन बातों को देख रहा होगा, इस सब की तहकीकात करने और एक रास्ता देने और अपना विचार देने और लेने के लिए गए। जी। भारतीय सोशल मीडिया में भाभी के नाम से मशहूर हो चुकी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के विरोधी को यूरोपीय यूनियन में कोई बड़ी पोजीशन दी गई है, सवाल उठ रहे हैं। ये विरोधी कुछ कहा गया, लेकिन वास्तव में मेरे समझ से उन्हीं के पक्ष की है। वह भी दक्षिणपंथी, ये भी दक्षिणपंथी है, बीच में कुछ मनमुटाव हो गया तो बात अलग है। और जिस तरीके से जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर, जो भी नाम है उनका, वो अब चाह रही है कि महिलाएं आए, या जो एक्सट्रीम दक्षिणपंथी है। इटली ने कहा है कि बहुत समय के बाद, उसके प्रवक्ता ने कहा बहुत समय के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटली फिर से प्रथम स्थान में आ गया है जहां तक यूरोप की बात है। उनका सपना फिर से विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर बनने की बन रही है। जहां कुछ इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, पता नहीं कब वो वापस आ जाए, इनको सीधे की सीधे वह नजर आने लगता है कि देश का नाम बड़ा ऊंचा हो गया। तो उस रूप में ये लोग देख रहे हैं। और इनके जाने से, चूंकि हमने बात की थी, यूरोपियन यूनियन ही नहीं, मतलब खास खास जगहों में, जर्मनी, फ्रांस में जो राइट विंग वाले आगे बढ़े हैं, और ये उर्सुला चाह रही है कि राइट विंग वाले आए, जितने भी वो लोग हैं। नेटो के भी जो लीडर है स्टोल्टनबर्ग, सेक्रेटरी जनरल, वो भी चाह रहे हैं कि राइट विंग वाला है। और ये लोग चुन चुन के, अमेरिका भी इसमें जरूर इंटरेस्टेड होगा, और ऐसे लोग को ला रहे हैं जो कि पूरी बकवास करें और रशिया का विरोध करें। जी। वेनेजुएला में एक और अमेरिकी को गिरफ्तार कर लिया गया है मदुरो हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में, यानी सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है मदुरो का। ये तो स्पष्ट हो गया है कि सीआईए ने कोशिश की थी, बांग्लादेश में सफल हो गया, कई जगह हुआ, लेकिन वेनेजुएला में सफल नहीं हो सका। और एक और अमेरिकी पकड़ा गया। इन पे अब जरूर कार्रवाई होगी, और उम्मीद करता हूं कि मदुरो जो है सो इस पे स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि मदुरो बीच बीच में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर अपने विपक्षियों को भी छोड़ देते हैं। यह गलत नीति होगी, क्योंकि अमेरिकी कभी नहीं सुधरेंगे जब तक कि उन्हें हराया ना जाए। जी। बोलिविया में भी लगता है तख्ता पलट होने जा रहा है सर। बोलिविया में तख्ता पलट नहीं है। बोलिविया में जो लड़ाई है, जो पहले के इसके राष्ट्रपति थे मोराल्स, वह जब तीसरी या चौथी बार जीत के आए थे आज से 4 वर्ष पहले, तो उनके खिलाफ अमेरिकी सीआईए ने वहीं के सैनिकों से विद्रोह करवा के और जनता को सड़क पे लाके, जो उनके विरोधी थे उनको बीच में ही भागना पड़ा। और उसके बाद से जो 5-6 महीना बाद चुनाव हुआ, तो जो अमेरिकी परस्त जो नेता बना था वह हार गया, और इन्हीं पार्टी का था लुइस आर्क, और ये भी राष्ट्रपति बने हुए। लेकिन लुइस आर्क का जो भी पॉलिसी इकोनॉमिक है और पॉलिटिक्स है और फॉरेन पॉलिसी है, कहीं ना कहीं से वह उस तरह से मजबूत नहीं हो रहा है जिस तरह से बोलिविया में गरीबी को हटाया गया था, आम जनता को जो राहत दिया गया था उसके खिलाफ जा रहे हैं। इन्हीं के मतलब वो मंत्री में थे। अब जाके ये अभी जो है राष्ट्रपति जो पूछले थे मदुरो, हाँ नहीं, मोराल्स, मदुरो तो वेनेजुएला के, इवो मोराल्स, जिनको यदि याद होगा तो जर्मनी या फ्रांस के ऊपर जब रशिया से वापस आ रहे थे, इनका जहाज जब उतरा था तेल लेने के लिए, तो तेल देने से इनकार कर दिया, और 4-5 घंटे तक अमेरिका के कहने से इनके जहाज में एक एक चीज को खोजा गया, इनको डराया धमका गया। मतलब गुंडागर्दी की हद है, कहीं पे है, अंतर्राष्ट्रीय नियम का कोई मायने नहीं जहां तक ये लोग हैं। अब ये अपने ही नेता के खिलाफ, अपने ही पार्टी के खिलाफ ये पूरी आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 दिन में करीब हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे, वो करेंगे। और इसके लिए आर्क ने भी कहा है कि भैया हमारी सरकार के तोड़ना खराब करना चाहते थे तक चुपचाप था, लेकिन मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि अगली साल वहां पे चुनाव होने वाला है। जी।
चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। अगली खबर आ रही है सऊदी अरब से। कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक कि जद्दा से रियाद के बीच यात्री विमान को सड़क पर चलाया गया। यात्री विमान मतलब पुराने पड़ चुके हैं ये। कंडम मतलब करने वाली बात है। तो इसका ये लोग दुकान या मतलब रेस्टोरेंट खोलेंगे और इनके पास बहुत पैसे हैं, तो भैया क्यों नहीं किया जाए। और बाहर के भी लोग आते हैं, बड़ा मजा आता है। इस तरह की चीज़ है। खास खास खाना परोसा जाएगा, खास तरह के शराब वगैरह होंगे, और वो भी मतलब बोइंग 777 में। तो 3 उनके हैं और बड़े बड़े ट्रक में भर के विंग्स हटा दिए, यानी साइड के जो डायना है वो हटा दिए और उस पर डाल के ले जा रहे हैं। और वहां की जनता बड़ी खुश कि कमाल कर दिया हमारे लोगों ने, ट्रक में इतनी लंबी दूरी करके ले जा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। पूरी दुनिया भर में इसका वीडियो मतलब तहलका मचाए हुए। तो इंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है, और धंधा तो है ही है जी। सही बात है, मोदी जी की तरह हम मगरमच्छ को कंधे पे उठा लिया है। अब शुरुआत करते हैं अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों की। पहला अपडेट है एलन मस्क के हवाले से। पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि अमेरिका में कोई बाइडन और हैरिस की हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता, जबकि 2 बार ट्रंप पर हमला हो चुका है और बाद में उसको डिलीट भी कर लिया। अब जो सीक्रेट सर्विस है वो कह रही है हमारी जानकारी में है सब कुछ। सोच भी नहीं सकता है, नहीं सोच नहीं रहा है, ये डालना। और लिखा के साथ में बाद में जब डिलीट कर दिया, मैं मजाक कर रहा था। इस पर बहुत हंगामा हुआ, यहाँ तक कि ट्विटर पे हुआ। लोगों ने कहा कि इस तरह से आप भड़का रहे हैं और कहीं ना कहीं से आप ट्रंप को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप पर 2 बार आक्रमण हो चुका। हालांकि दूसरा अभी तक पता नहीं वो ट्रंप पे था या क्या था, लेकिन मान लेते हैं कि ट्रंप को मारने के डराने की कोशिश की गई थी। तो उसके खिलाफ में हो रहा है। और जब ये पूछा गया यहाँ के CIA FBI से, BBC ने पूछा कि आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी चीज़ों पर हम अपने कमेंट नहीं देते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जो भी प्रवक्ता था उनका FBI का, कि हमारी नज़र उस पर, हमने उसको देखा है। तो यह जहाँ तक इलॉन मस्क की बात है, वो एक तरह से मतलब बकवास में शामिल हो रहे हैं किसी न किसी से ट्रंप को जिताने को, ताकि ट्रंप के आने के बाद से इनका धंधा बेहद बढ़ेगा। और नंबर 2, यह भी मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। क्यों नहीं ख्वाब देखे, मुफ्त में मिलने वाला है तो जी। फिर से एक बार ट्रंप सरकार का पिछली बार नारा देने वाले नरेंद्र मोदी फिर से एक बार अमेरिका जा रहे हैं और ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है। तो क्या ये अमेरिकी दौरा है या ट्रंप के लिए दौरा है? दौरा तो अमेरिकी है, ऑफिशियली क्वाड के लिए है। 4 देशों का जो है क्वाड्रिलैटरल, अमेरिका भारत के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया है। और यह चौथी मीटिंग है या समिट कहें, वो है, सम्मेलन है, उसमें जा रहे हैं जिसमें चारों नेता मिलेंगे और बातचीत करेंगे। 2 दिन का है। अंत में जो होगा, तीसरे या चौथे दिन जो होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी भाषण देंगे और उसमें न्यू विजन के बारे में जो आजकल चल रहा है कि UNGA किस तरह से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाए। हालांकि वह ढाक के 3 पात होने वाला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अब एक बकवास ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रंप इसमें कूद पड़े, कह रहे हैं कि भाई हमारा दोस्त मोदी आ रहा है। तो क्या उस तरह से गलबहियां करेंगे, उस तरह से सड़क पे ये लोग नारा लगाएंगे और इस बार ट्रंप की सरकार या फिर से सरकार का नारा देंगे? मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की ये हरकतें करेंगे, क्योंकि यहाँ विदेश मंत्रालय के लोगों को पता है, जो कि पढ़े लिखे हैं, स्पेशली जो फॉरेन सेक्रेटरी है इंडियन फॉरेन सर्विसेज से जो आए हुए, वो ऐसा करने से बिल्कुल मना करेंगे। क्योंकि ऐसा हुआ और कमला हैरिस जीत गई, जिनकी संभावना पूरी बनती है, तो फिर भारत से जो संबंध है वह और खराब हो जाएगा। हालांकि ट्रंप ने भी पहले कहा था कि भारत ने, यानी मोदी सरकार ने, जहां तक ट्रेड रिलेशंस का बात है, हमारे कानूनों का जबरदस्त उल्लंघन किया और उसका अपने पक्ष में करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जी। लेकिन भक्त तो ये कह सकते हैं कि सत्ताधारी तो सत्ताधारी, मोदी के भक्त तो विपक्ष में बैठे हुए नेता भी रहते हैं। अब जैसा भी हो, जो भी हो, इतना ध्यान रखें कि अमेरिका अपने बाप का भी, अपने बेटा का भी नहीं है। यहाँ भी जहाँ तक ट्रेड उसकी बात है, वह अपने ही लोगों, क्या भारत के लोगों के लिए कभी नहीं होगा। यह बात उन्होंने भी खुद ही समझा दिया, ट्रंप ने, कैसी ऐसी है। बाइडेन हो, यानी दोनों में से कोई भी पार्टी हो, कमला हैरिस है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पूंजीपतियों के लिए, अपने पूंजीपतियों के प्रॉफिट रेट को काट के तुम्हें दे दें, ऐसा नहीं करेंगे जी। 21 से 23 सितंबर के बीच मोदी का दौरा होने वाला है और उसी दौरान खबर आई है कि गुरवंत सिंह पन्नू ने एक तहरीर दे दी है, एक FIR दर्ज कराने के लिए अजीत डोभाल के खिलाफ हत्या के मामले में। हाँ, उन्होंने कंप्लेन किया है अजीत डोभाल के खिलाफ ही। जो एक गुप्ता जी थे,
निखिल उनके गुप्ता। भी खिलाफ निखिल निखिल गुप्ता जी, कि इन लोगों ने किया है। अब देखते हैं कि अमेरिकी पुलिस अभी क्या करती है। कम से कम इस बीच तो नहीं करेगी, इतना मुझे संभावना है, मतलब इस ये लगता है। लेकिन हो सकता है आगे चलकर वो एफआईआर लॉज हो जाए जी, अमेरिकी कानून के तहत। क्या आगे होगा देखते हैं जी। गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं और चलते हैं सीधे जो है लेबनान और सीरिया, जहां पर जो है पेजर को बम बना दिया गया बाकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। 20-22 लोग मारे गए हैं पूरे इसमें, लेबनान में और सीरिया में मिलाकर हजारों की तादाद में लोग घायल हैं। लोग सोच रहे हैं कि कैसे हुआ है, कोई कह रहा ताइवान से चला पेजर, बीच में किसी और देश से होता हुआ इनके पास पहुंचा, हिजबुल्लाह के पास। कब कब ये क्या क्या चीजें हुई, इसको लेकर स्टोरियां भी छप रही हैं। मैं चाहूंगा आप विस्तार से हर पहलू पर रोशनी डालें सर। सबसे पहले तो पेजर्स को समझे, एक छोटा सा इक्विपमेंट, वैसे ही जैसे पुराने जमाने का मोबाइल छोटा वाला होता था, और इसमें मैसेज वन वे आता था। यानी मालिक जो है सो अपने पास रखे हुए उसके 40-50 या 200 कर्मचारी हैं, आज छुट्टी है, कल ये है, कल वो है, इस तरह का मैसेज आता था। और ये हमारे देश में भी 1980-1990 में चला करता था। मेरे पास तो नहीं था, लेकिन मैंने देखा है लोगों के पास किस तरह से इस्तेमाल होता है। 90 के या 2000 के शुरू में, 90 के लास्ट में, 99-2000 के आसपास ये टू वे कम्युनिकेशन भी हो गया। यानी उसी तरह काम करता था जैसे कि हमारे पुराने जमाने के मोबाइल है नोकिया, एसएमएस आया जाया करता था। और करीब 5000 हिजबुल्लाह के लड़ाके कहें या सैनिक कहें इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इतनी भारी संख्या में क्यों नहीं जरूरत पड़ी? संभवतः स्मार्टफोन से बचने के लिए, ताकि लोकेशन का ना पता चले, क्योंकि उसमें लिमिटेड फैसिलिटीज है, लिमिटेड फीचर्स है, इसलिए। और ये जो है कल 3-3:30 बजे लिमिटेड समय में, यानी 4-5 मिनट के अंदर में 2,500 से 3,000 या उससे भी ज्यादा भी ये विस्फोट कर गए, जिसमें जैसा आपने कहा दर्जन से अधिक लोग मारे गए और 2,500 लोग घायल हुए। यानी कहें तो यह एक जबरदस्त आपदा हुआ पूरे के पूरे इस देश में, उनके देश में। और जहां तक उनके लड़ने की क्षमता है, फिजिकली तो हुआ ही, मोरली भी उनके ऊपर असर आएगा कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्यों नहीं रुक पा रही है। और बाद में अभी तक जो खुलासा हुआ, जैसा आपने सही कहा, कि ताइवान कंपनी जैसे मोटरोला है या उस तरह की कंपनियां हैं, वो इसको बना रही थी, जिसके मालिक वहां की कंपनी तो है, अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन की भी है, उसमें मोसाद की भी घुसपैठ है। और कहते हैं कि बड़ी थिन लेयर बारूद की, जिसमें वह चिप लगाया गया है कि उसको एक्सप्लोड इकट्ठे सबको किया जा सकता है, इस चीज की थी। दूसरा यह भी अंदेशा है, हालांकि इसकी संभावना मैं बहुत कम मानता हूं, कि बैटरी एक खास टेम्परेचर से बढ़ जाए तो एक्सप्लोड कर जाती है। इकट्ठे 2-2, 2,500, 2,200 कैसे एक्सप्लोड कर जाएंगे, उसकी संभावना मुझे नहीं नजर आती है। तीसरा संभावना ये भी व्यक्त करते हैं कि कहीं ना कहीं से, जैसे मान लीजिए कि मेरा वह है, उसमें गुप्त चीजें आ रही, मैं नहीं चाहता कि उसी के पास जाए, दुश्मन के हाथ में पड़ गया, खोजने की कोशिश की, तो मैं उसको अपने रिमोट से एक्सप्लोड कर दूंगा। तो 2,500 इकट्ठे, इसकी भी संभावना नहीं आती है। यह पूर्ण रूप से मोसाद और सीआईए की मिलीजुली हरकत है। हालांकि इजराइल अभी तक चुपचाप है या इनकार किया है। उनकी मीटिंग चल रही है, जिसका नेतान्याहू भी कर रहे हैं। मीटिंग में दो बातें हो रही होंगी कि इनका रिएक्शन क्या होगा, किस तरह से हिजबुल्लाह, हमास या ईरान के समर्थित जितने भी रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं। और दूसरा मीटिंग चल रहा होगा कि क्या अभी कमजोर पड़ा है। पिछले 2-3 दिन से इन लोगों ने पूरे के पूरे लेबनान में आक्रमण बड़ी तेज किए थे और कई लोगों को, कई उनको मार रखा है। इसकी पूरी कोशिश की जा रही होगी। तो अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लोग, यानी जियोनिस्ट एंड इंपीरियलिस्ट रिजीम्स जो है, ये किसी हद तक जा सकते हैं। और आज दिख रहा है कि आतंकवाद और युद्ध के बीच में जो भी अंतर था वह खत्म हो रहा है। आतंकवाद मतलब छोटे छोटे कुछ जगहों में 2,500 आप एक्सप्लोशन करवा रहे हैं, यह आतंकवाद का ही युद्ध है, और युद्ध का बढ़ता हुआ आतंकवाद है, जो यूक्रेन में भी हमें पूरी तरह नजर आ रहा है जी। लेकिन इसी के साथ जो एक सवाल पैदा हुआ जिससे पूरी दुनिया बड़ी चिंतित नजर आ रही है, यानी आपके पॉकेट में जो आपका मोबाइल है, वो आपके पास एक बम है। बिल्कुल उसकी संभावना है। पहले कभी कभी 1-2 हम सुनते थे कि चार्जिंग पर छोड़ दिया तो एक्सप्लोड हो गया या कुछ कुछ हो गया, लेकिन उस तरह के चिप उसमें लगाए जा सकते हैं जिसमें इजराइल और सीआईए के जितने कंट्रोल्ड ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड है, वो बड़े ही एक्सपर्ट हैं। खासकर इसमें यूके का नाम जो मैं पहले लेना भूल गया था, वो सब है। इनका काम ही यही है, यानी साइबर वॉरफेयर के द्वारा ये लोग ऐसा करवा सकते हैं। और करवाएंगे तो 1-2
खास लोगों को तो करवा ही सकते हैं, जैसे हमारे विपक्ष का नेता नहीं पसंद है तो उसको एक्सप्लोड करवा दो, खत्म कर दो। ये सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की संख्या में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम विदेशों से ये सब लाते हैं। और इसीलिए यदि समाजवाद का निर्माण होता है, यदि सत्ता हमारे हाथ में आती है, तो विदेशों पर निर्भर होकर करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। वो समाजवाद का निर्माण नहीं हो सकता है। जी, टाइमिंग को लेके बात करते हैं सर। होच स्टीन नाम का एक बंदा है जो बाइडेन का बड़ा करीबी विशेष सलाहकार बताया जाता है। वो पहले लेबनान जाता है, फिर इजराइल जाता है, ताकि कूटनीति के जरिए ये जो तनातनी बढ़ रही है उसको कम करे। और आज अमेरिका का विदेश मंत्री मिस्र पहुंच चुका है। उससे पहले लेबनान में पेजर को बम बना दिया जाता है, हजारों धमाके कर दिए जाते हैं। ये संयोग तो हो नहीं सकता सर। मुझे संयोग नहीं लगता, आप सही कह रहे हैं। ये सारा प्लानिंग इनको सब पता था। जैसे नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन को उड़ाया था, वो अमेरिका, पोलैंड, यूक्रेन ने मिल किया था। तो ये सब मिली जुली है आज के ज़माने में। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इनकी ग्रुप है, हर जगह सेंटर है, कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसको वॉर रूम के नाम से आप समझ सकते हैं। और उसमें इनके नेता समय समय पर पहुंचा करते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला, एक संदेश देते हैं, अंदेशा देते हैं, ऐसा ऐसा होने वाला है और हमारा उसमें क्या रिएक्शन होगा, हम कितना हद तक चुप चाप रहे हैं। इजिप्ट वगैरह उन्हीं के साथ है, जॉर्डन पूरी तरह उनके साथ है। इनके आगामी दूत जाते हैं, पीछे से और बड़े नेता आते हैं, और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब के सब भाग के मत्था टेकने ऐसे ही नहीं जाते। स्टारमर जो पूरा दौड़ के जा रहा है, वहां से जा रहे हैं, कहना चाहूंगा अमेरिका, जर्मनी, हर जगह ऐसे ही मुफ्त में नहीं है। वह सब एक दूसरे के उसी चीज को बढ़ा रहे हैं, उस ताने बाने में कुछ इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहे हैं। तो जो वो जाल बनाया हुआ है उसी के हिस्सा है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तभी मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लियर किया कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, हम अपनी तमाम चीजें जुटा रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं यह हुआ कैसे है, क्योंकि इसे हादसा बताने की भी कोशिश की जा रही है। बताइए हादसे में इतने हजार होगा क्या। खैर, एनवाईटी ने एक रिपोर्ट छापी है। इसराइल का कोई पूर्व जो है रहा है करके कोई जनरल कमांडर, वो कह रहा है कि इसराइल जंग हार चुका है। मेजर जनरल, हाँ मेजर जनरल, वो मैं भी देखा था, आपने में शायद डाला था, और कोई शामी करके नाम है इसका। ये कर रहे हैं कि जहां तक टैक्टिकल वॉर है, यानी छोटे मोटे हम गए, लड़ गए, वहां हम जीत रहे हैं, वहां हम हमास को हरा रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली है, जो पूरा युद्ध है, वो हम हार रहे हैं। इन्होंने उदाहरण दिया है कि हम जहां भी जाते हैं वहां पर हमास हट जाता है, हम समझते हैं जीत गए। और हम जब विड्रॉ करते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि वहां दिन रात रुकना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और पता चलता आधे घंटे के बीच में हमास फिर वहां से वापस आ गए, उनकी वापसी हो जाती है। यानी वह पुराना वाला समय कि जो एक स्टैंडिंग आर्मी जाती थी, जीतती थी, अपना पोजीशन कंसोलिडेट यानी मजबूत करती थी, और उनका फिर बदलाव शुरू होता था, जो आगे थके हैं, पीछे गए, पीछे से आए, पूरा कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट जाता था। वो चीजें इस छोटे से गाजा पट्टी में नजर नहीं आ रहा है, और इसलिए हम हार रहे हैं। और इसी तरह से वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल को, उन्होंने भी कहा था कि जो बात ये कह रहे हैं नेतान्याहू कि पूरी तरह से हम हमास को हरा देंगे, वह बकवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। उनके खुद अभी जो सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर है वो ऐसा कर रहे हैं। जी, क्या तभी राफा में 4 फौजी मारे गए हैं? रफा में 4 फौजी, हाँ, इसी के दौरान वो मारे गए हैं, क्योंकि हमास जो है सो अपने युद्ध को। हेलो और हेलो हेलो, हाँ, सुन रहा हूं। ये दोबारा पढ़िएगा मेरे सवाल के बाद से, आपकी हाँ, आवाज चली गई। अच्छा, जहां तक हमास की बात है, वह पूरे रूप से अपने तरीके से युद्ध लड़ रहा है। उसको सेमी गिरिल्ला वॉरफेयर कहेंगे। सेमी गिरिल्ला इसलिए कि गिरिल्ला मतलब एक जगह करके गए, मार गए, वापस आ गए, काम खत्म हो गया। यह सेमी गिरिल्ला और स्टैंडिंग आर्मी के बीच में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, ये मेजर जनरल साहब फरमा रहे हैं कि 30 मिनट के अंदर में हमास फिर से वापसी कर लेता है। ये हालत उत्तरी, दक्षिणी और मध्य में, रफा में, हर जगह हमास के ट्रुप कर रहे हैं। यानी इन्होंने आज की स्थिति में, वहां की परिस्थिति में, जो भी आर्म्स अम्युनिशन उनके पास है, जो भी नए नए लड़ाके भर्ती हो रहे हैं, जो भी कमिटमेंट है उनका, और जिस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लड़ाके लड़ रहे हैं, उनको परेशान करना, तब तक परेशान करना जब तक कि वो भाग ना जाए। मौका मिले तो मार भी दो, ना मौका मिले तो उनको घायल करके पीछे हट जाओ। और यह युद्ध नीति जो है, यह पूरे विश्व भर में एक नई तरह की स्थिति आ रही है। यूक्रेनियन अटैक करते हैं, कुछ रशियन को भगाते तो वहां कब्जा करते, ये कब्जा नहीं करते।
ये मार रहे हैं। और इसने 4 क्या, वैसे बहुत सारे मारे जा रहे हैं जो हमें पता भी नहीं चल रहा, घायल बहुत हो रहे हैं, और मानसिक रूप से प्रताड़ित जो है सैकड़ों नहीं हजारों सैनिक इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। और वह उनके लिए आगे भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। या तो युद्ध बंदी करें, नहीं तो वह सही में जो मेजर जनरल साहब फरमा रहे हैं वह युद्ध हार रहे हैं। जी। अमेरिकी कांग्रेस का कोई सदस्य है जिसका नाम छपा है अभी बेरा, अभी या बेरा जो भी करके नाम है, उसने एनडीटीवी से कहा है कि तमाम अरब देश इजराइल से संबंध सामान करने के लिए बेताब हो रहे हैं। अमी बेरा, हाँ, वो ऐसा है कि बेताब हो रहे हैं। संबंध में 7-8 देशों का संबंध तो ऑलरेडी बराबर है। शर्त उन्होंने कहा है, साथ साथ यह भी कहा है, शर्त उनका यह है कि इजराइल तैयार हो जाए पीस के लिए, यानी शांति के लिए। तो सब पूरा अरब देश जो हैं, जो 7-8 हैं, बाकी सभी उससे सामान्य संबंध बनाने को तैयार है। और इन्होंने यह भी कहा है कि पूरे युद्ध विराम के बीच में जो रोड़ा है, जो सबसे गड़बड़ नेतन्याहू है, वह नहीं मान रहे ऐसा हो जाएगा। तो इनको पता है कि अरब देश में जो फूट है, जिसमें जॉर्डन और सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ये सब तो है ही है जिन्होंने दे दिया, कतर वगैरह भी हैं जो भी दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाए, वही है। दूसरी तरफ यह भी दिखा रहे हैं कि इजराइल तैयार नहीं हो रहा है। तो अगर मगर बहुत सारा कुछ चल रहा है और निकट भविष्य में वो चीज नजर नहीं आ रहा है जो होगा, लेकिन अमेरिका की पूरी कोशिश है कि अरब कंट्रीज की जो भी यूनिटी बनती है वह भी टूट के बिखर जाए। जी। फिलिस्तीन में इजरायली कब्जे को खत्म कराने को लेकर आज बताया जा रहा है यूएनजीए में वोटिंग होगी सर। वोटिंग होगी, आज हो नहीं तो कल हो। वैसे कल ही होने वाली थी, आज नहीं होगा तो कल होगा, और उसमें डिस्कशन डिबेट सारा चलेगा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरफ से आया है कि आदेश दिया जाए इजराइल को आईसीजे के तर्ज पे कि जिन्होंने 1965-66 हमारे देश पर कब्जा कर रहा है, जो इलीगल कहा गया है, उससे वहां से हट जाए। नंबर 2, हटने का समय इन लोगों ने 1 साल दिया हुआ है, पूरी तरह से हट जाए। नंबर 3, हर देश जो भी जिन्होंने मान्यता नहीं दी है पैलेस्टीन लैंड को, वो दे दे। और उम्मीद है कि 192-93 देशों में से 160-65 तो जरूर इनके पक्ष में आएंगे। अमेरिका भले ही सिक्योरिटी काउंसिल में उसका वीटो लगा दे। और वीटो के बारे में अमेरिका का कहना है, जो वहां के राजदूत है, कि वीटो हम अपने इंटरेस्ट के लगाते हैं, अपने देश की रक्षा के लगाते हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ इजरायली जो व्यापारी हैं वो इजराइल छोड़ के भाग रहे हैं, बड़ी तादाद में वहाँ पे निवेश घट रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब इंतज़ार ये भी है कि ईरान तो जवाबी कार्रवाई कर ना पाया, हिजबुल्लाह क्या जवाबी कार्रवाई करता है। हूतियों ने मिसाइल अटैक करके अपनी दस्तक दे दी है, कह दिया शुरुआत है। हमास भी गोरिल्ला वार सर बता ही रहे हैं, सेमी गोरिल्ला करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल को। चारों तरफ से जो हौच पौच चल रहा है, आने वाले दिनों में इसके बहुत खतरनाक परिणाम जरूर सामने आएंगे। और हौच स्टीन के साथ जो ब्लिंकन यहाँ पे घूम रहा है, क्या वो कुछ करके जाएगा या फिर से सिर्फ हज्जाम की तरह अपनी संदूकड़ी से लेके वापस चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।